एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें तो स्टूडेंट आज की क्लास में दो आसान से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो ऑन द थ्योरेटिकल टॉपिक है स्टूडेंट। एक टॉपिक होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम और दूसरा टॉपिक होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव और तरंग सिद्धांत में क्या समानता है, क्या असमानता है, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव को तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं समझाया जा सका, उसकी असफलता के क्या कारण रहे, ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक आज की क्लास का प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम आज की हेडिंग है स्टूडेंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कौन कौन से हैं। इससे पिछली क्लास में डिस्कस किया है, लिनार्ड और मिलिकन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का प्रायोगिक सत्यापन किया है। ठीक है, विभिन्न प्रयोगों के आधार पर लिनार्ड और मिलिकन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का प्रायोगिक सत्यापन किया है, विभिन्न प्रेक्षण प्राप्त किए, विभिन्न निष्कर्ष प्राप्त किए उन वैज्ञानिकों ने अभी अपने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर। तो लिनार्ड और मिलिकन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक प्रयोगों से जो विभिन्न प्रेक्षण प्राप्त किए उन प्रेक्षणों को उन्होंने नियमों का नाम दे दिया, जिन्हें अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम या फिर स्टूडेंट इसे लिनार्ड के नियम भी कह सकते हैं। लिनार्ड के नियम भी कहे जा सकते हैं, या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, या फिर इन्हें लिनार्ड के नियम भी कहे जा सकते हैं। लिनार्ड के नियम या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है, सही है। तो जो प्रेक्षण, जो प्रायोगिक सत्यापन के अंतर्गत जो निष्कर्ष प्राप्त किए, उन्हीं निष्कर्षों को यहां पर नियमों का नाम दिया गया है। तो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले नियम की। पहला नियम है स्टूडेंट, देखो यहां पर पहला नियम क्या है, आपतित प्रकाश विद्युत प्रभाव आपतित प्रकाश की, प्रकाश विद्युत प्रभाव आपतित प्रकाश की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से प्रारंभ होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है स्टूडेंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव आपतित प्रकाश की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से प्रारंभ होता है, जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं स्टूडेंट। उस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं, जिसे न्यू नोड से व्यक्त कर रहे हैं। दहली आवृत्ति, जब धातु पृष्ठ पर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, चाहे उस आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, उस दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कभी नहीं होता है। सही है, ये जो निश्चित न्यूनतम आवृत्ति है, इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश जब भी आपतित होगा धातु पर, धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कभी नहीं होता है, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति या उससे अधिक हो जाती है, तो धातु पर आपतित प्रकाश चाहे कितना ही क्षीण क्यों ना हो, उस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। सही है, इसका मतलब दहली आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है, तो उस समय धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कम तीव्रता के प्रकाश पर भी आपतित हो जाता है। प्रकाश चाहे कितना ही तीक्ष्ण क्यों ना हो, क्षीण क्यों ना हो, उसकी तीव्रता कितनी ही कम क्यों ना हो, जैसे दहली आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा तो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा। सही है, तो पहला नियम क्लियर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव आपतित प्रकाश की निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से प्रारंभ होता है, जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं। दहली आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर ही धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। क्लियर दैट। दूसरे नियम की बात, पहला नियम यहां पर क्लियरली समझ में आ गया। बात करते हैं दूसरे नियम। दूसरा नियम, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश विद्युत प्रवाह के प्रायोगिक प्रेक्षणों के अंतर्गत पढ़ा है स्टूडेंट कि यदि कैथोड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, तो तीव्रता को बढ़ाने पर क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही तीव्रता को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में उस धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों या कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
क्योंकि यहां पर जब अपन तीव्रता को बढ़ाते हैं तो तीव्रता को बढ़ाने पर धातु पर आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या में वृद्धि होती है। फोटोनों की संख्या में वृद्धि होती है, उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है स्टूडेंट। ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि जब कोई फोटोन किसी धातु पर आपतित होता है तो वह अपनी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को ही स्थानांतरित करता है। एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतनी ही रहेगी जितनी फोटोन की रहेगी। फोटोन की ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, सही है। केवल फोटोनों की संख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर दूसरा नियम है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर है स्टूडेंट। अब बात करते हैं तीसरे नियम। तीसरा नियम क्या है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा E के इज इक्वल टू EV नोट। ये समीकरण प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक प्रश्नों के अंतर्गत दिया गया है, सही है। इसका मतलब यहां पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो निरोधी विभव पर निर्भर करती है और निरोधी विभव का मान उस अवस्था में परिवर्तित होगा जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन करते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तो निरोधी विभव का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ता है, निरोधी विभव के मान में परिवर्तन होता है। और आवृत्ति को यदि परिवर्तित कर रहे हैं तो निरोधी विभव का मान यदि परिवर्तित हो रहा है तो निरोधी विभव का मान परिवर्तित होने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, सही है। तो यहां पर तीसरा नियम है कि धातु से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है स्टूडेंट, सही है। तो ये था तीसरा नियम। बात करें चौथे नियम की। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर या फिर प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर या प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, सही है। तो यहां पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, अभी बताया मैंने कि यदि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर कैथोड पर आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या में वृद्धि होती है, उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती है। फोटोनों की संख्या में वृद्धि होती है तो उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी परिवर्तन होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होगा तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की या प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत धारा का जो मान है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रायोगिक परीक्षणों के अंतर्गत देखा कि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो संतृप्त धारा के मान में वृद्धि होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता को दोगुना करते हैं तो संतृप्त धारा का मान दोगुना हो जाता है। तीव्रता को यदि 3 गुना करते हैं तो संतृप्त धारा का मान 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ये चौथा नियम है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों के अंतर्गत। पांचवें नियम की बात करें। पांचवा नियम है धातु पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन एवं इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती। कोई समय पश्चता नहीं होती है किसके बीच में? जब दहली आवर्ती का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसी क्षण धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही दहली आवर्ती का प्रकाश धातु पर आपतित होगा, धातु पृष्ठ पर आपतित होगा तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तुरंत ही होने लगता है। उसी क्षण धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसका मतलब प्रकाश के आपतन एवं इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता है, कोई समय पश्चता नहीं होती है। लगभग 10⁻⁹ सेकंड से भी कम सेकंड का समय लगता है। 10⁻⁹ सेकंड से भी कम समय लगता है किसमें? इस क्रिया में। कौन सी क्रिया? प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की मध्य की जो क्रिया है, इस क्रिया में कोई समय अंतराल नहीं होता है। लगभग 10⁻⁹ सेकंड से भी कम समय इस क्रिया के अंतर्गत लगता है। तो यहां पर
प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परीक्षणों से जो निष्कर्ष प्राप्त किए वही निष्कर्ष यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों के रूप में है। तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के ये 5 नियम डिस्कस किए हैं स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ तक? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 नियम इंपॉर्टेंट नियम है, ऐसे कैसे आपको दर्शाने हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों के बाद में प्रकाश के तरंग सिद्धांत की असफलता किस प्रकार हुई, प्रकाश के तरंग सिद्धांत की असफलता के क्या कारण रहे, ऐसे कौन से कारण रहे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सका, प्रकाश के तरंग सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों में क्या अंतर रहा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाने में तरंग सिद्धांत असफल क्यों रहा, उसकी असफलता के क्या क्या कारण रहे। तो उन कारणों की यहां पर बात करें तो तरंग सिद्धांत की असफलता के स्टूडेंट यहां पर 3 कारण है। इन 3 कारणों से प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को ये तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाने में असफल रहा। उसकी असफलता की ये 3 कारण है स्टूडेंट। इसमें सबसे पहला कारण देखें यहाँ पर, तो पहला कारण स्टूडेंट यहाँ पर ये है। तो देखो क्या है इसमें, प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या कहता है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवर्ती के प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या कहता है, तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवर्ती के प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए। क्योंकि जब धातु पर प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का अवशोषण करता रहे, और जब उसको उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो वह उससे उत्सर्जित हो जाना चाहिए। यह प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहता है कि धातु पर लगातार प्रकाश आपतित हो रहा है, धातु पर लगातार प्रकाश आपतित हो रहा है, यहां पर प्रकाश का लगातार आपतन हो रहा है, किस पर, धातु पर। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि लगातार प्रकाश आपतित हो रहा है तो प्रकाश धातु को ऊर्जा स्थानांतरित कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लगातार इस प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करता रहना चाहिए, ये इससे ऊर्जा का अवशोषण करना चाहिए, और जब इसको उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाना चाहिए। तरंग सिद्धांत ये कहता है। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवर्ती के प्रकाश से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है स्टूडेंट। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम यही कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है वो आपतित प्रकाश के एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से प्रारंभ होती है, जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं। तो प्रायोगिक परिणामों से स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। जब दहली आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो ही धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो दोनों में ही अंतर है। तरंग सिद्धांत तो कह रहा है कि सभी आवर्तियों के प्रकाश पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम ये कहते हैं कि दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर ही धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो इन दोनों में ये अंतर है, पहला कारण। सही है, दोनों में अलग अलग स्पष्ट हो रहा है कि एक कह रहा है कि सभी आवर्तियों के प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए, एक कह रहा है कि दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होना चाहिए। क्लियर है? तो तरंग सिद्धांत की असफलता का पहला कारण ये रहा। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण देखो स्टूडेंट, तरंग सिद्धांत क्या कहता है? तरंग सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या कहता है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए। क्योंकि तरंग सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि जब धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो तीव्रता को बढ़ाने पर धातु पर पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि होती है। क्योंकि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो धातु पर पहुंचने वाली ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उस ऊर्जा का अवशोषण इलेक्ट्रॉन करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए। जब प्रकाश की तीव्रता को लगातार बढ़ाते हैं तो धातु पृष्ठ पर आपतित होने वाले ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऊर्जा में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा का जब अवशोषण करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है स्टूडेंट। तरंग सिद्धांत कह रहा है क्या
कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों के अंतर्गत पढ़ा है अपन ने क्या, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों के अंतर्गत अभी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो तरंग सिद्धांत तो कह रहा है कि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए, लेकिन प्रायोगिक परिणामों से यह प्राप्त हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करती नहीं है, बल्कि आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो दूसरी असफलता का कारण इसका ये रहा, तरंग सिद्धांत इस दूसरे कारण से भी असफल रहा। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण देखो, तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या है, तरंग सिद्धांत क्या कहता है, तीसरे कारण में तरंग सिद्धांत ये कहता है कि पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन एवं इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कुछ ना कुछ समय लगना चाहिए। तरंग सिद्धांत ये कहता है कि पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन एवं इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कुछ ना कुछ समय लगना चाहिए, क्योंकि जब धातु पर प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश अपनी ऊर्जा धातु पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करता है और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उस ऊर्जा को अवशोषित करने में कुछ ना कुछ समय लगना चाहिए। ये तरंग सिद्धांत कहता है कि धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित हो रहा है तो प्रकाश की उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अवशोषण की जो क्रिया है उस क्रिया में समय लगना चाहिए, ये तरंग सिद्धांत कहता है। लेकिन प्रायोगिक परिणाम क्या कह रहे हैं, प्रायोगिक परिणाम ये कहते हैं कि प्रकाश के आपतन एवं इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता होती ही नहीं है। इसी क्रिया में लगभग 10⁻⁹ सेकंड से भी कम समय लगता है, 10⁻⁹ सेकंड से भी कम समय लगता है प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य की क्रिया में। तो यहां पर तरंग सिद्धांत की असफलता के 3 कारण रहे। इन 3 कारणों से प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सका, इसलिए प्रकाश की नई प्रकृति कणीय प्रकृति जिसे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्राप्त किया गया, उस कणीय प्रकृति के आधार पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाया जा सकता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास के टॉपिक 2 छोटे-छोटे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम और दूसरा है तरंग सिद्धांत की असफलता के कारण क्या है। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और स्टूडेंट वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और लाइक बनता है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।